नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझा था। आज हम गंगा नदी तंत्र को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो किस तरीके से ये सिस्टम आपका कंप्लीट होगा उसे जरा समझते हैं। तो गंगा नदी तंत्र की जब हम शुरुआत करेंगे, गंगा नदी अपवाह तंत्र की, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, देखो अपवाह तंत्र अगर शब्द जुड़ गया तो समझ लेना कि ये एक नदी और उसकी सारी की सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा और उससे मिलने वाली सारी सहायक नदियां, चाहे वो यमुना हो या चंबल हो। तो गंगा नदी से कुछ पहले बेसिक चीजों को हमें समझना होता है कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है और नदी का मुहाना कहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो चीजों को समझना होता है। उसके बाद उस नदी की स्थिति या उस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ पर है, फिर उसकी लंबाई वगैरह से जुड़ा हुआ कोई अगर फैक्ट है तो हम उस फैक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो अगर यहाँ पर इन फैक्टों को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र हम उत्तराखंड स्टेट से पढ़ते हैं। तो किस स्टेट में इसका उद्गम होगा, उत्तराखंड स्टेट के अंदर इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में भी कहाँ से होता है, गंगोत्री जो हिमानी है, तो गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश के अंदर पहुंचती है। और जहां पर मुहाना जो है इसका, जहां पर इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो इस नदी का जो मुहाना है वो कहाँ बनेगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर बनेगा। तो इस नदी का मुहाना कहाँ मिलता है हमें, बंगाल की खाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। तो दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए कि इस नदी का जो उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो इस नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है और इस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को। लेकिन एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग समझ में आएगी कि गंगा नदी का जब उद्गम होता है तो ये गंगा नदी नहीं कहलाती। तो इस समय उद्गम स्थान पर इसका जो नाम है वो भागीरथी है। तो उद्गम स्थान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगोत्री से जब ये नदी निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। और जब इस नदी के मुहाने की बात करते हैं, कहाँ पर मुहाना मिलेगा इसका, बांग्लादेश के अंदर इसका जो मुहाना मिलता है वो यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फाइनल जो मुहाना है वो मेघना के नाम से मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ गई कि जब बंगाल की खाड़ी में ये गिरेगी तो किस देश में जाएगी, बांग्लादेश के अंदर गिरेगी। और यहाँ से उद्गम हो रहा, तो यहाँ पर इसको दो नाम मिलते हैं। पहले इसका नाम मिलता है पद्मा और पद्मा के नाम इसका नाम मिलता है मेघना। तो ये दो नाम से मिलती है, पद्मा और मेघना के नाम से। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो इस नदी की टोटल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर हमें मिलती है। तो इस नदी की टोटल लंबाई हमें लगभग क्या मिलेगी, 2400 किलोमीटर के लगभग मिलती है। तो लंबाई में आप लिख सकते हैं 2400 किलोमीटर। और लंबाई के साथ साथ अगर आपको नदी का डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि ये नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दिशा आपको दिखेगी कि ये नदी पश्चिम से उद्गमित होती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस नदी का जो डायरेक्शन होगा वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सामान्यतः हमें देखने को मिलेगा। अब ये नदी, पहला राज्य जो मिलेगा इस नदी का उद्गम राज्य है वो उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड को टच करेगी। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है।
तो इस तरीके से इसका जो अपवाह तंत्र है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल राज्यों के अंदर हमें मिलता है। लेकिन जब हमने पढ़ा था शुरू में, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि नदी बेसिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेसिन का मतलब होता है कि मुख्य धारा और इस धारा से मिलने वाली जो भी सहायक नदियां हैं, जैसे इससे उत्तर की तरफ से जो भी सहायक नदी मिल रही होगी और दक्षिण की तरफ से जो भी इससे नदियां मिलती हैं, जैसे खास तौर पर मध्य प्रदेश राज्य से निकलने वाली नदियां इसमें मिलती हैं। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश का जो बेसिन है वो भी आपका, मतलब मध्य प्रदेश का पूरा नहीं, मध्य प्रदेश का उत्तर का जो बेसिन है वो कहीं ना कहीं गंगा बेसिन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बेसिन के अंदर जो स्टेट आएंगे वो आपका उत्तराखंड तो आएगा, यूपी भी आएगा, बिहार भी होगा, वेस्ट बंगाल भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और झारखंड को भी ऐड करना होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से नदी का उद्गम क्षेत्र, नदी का मुहाना क्षेत्र, नदी का पूरा डायरेक्शन, नदी की लंबाई, नदी में किन किन राज्यों का क्षेत्र मिलता है, वो देशों की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश और भारत, दो देश हमें यहाँ पर मिलेंगे। नेपाल क्षेत्र भी इसके उद्गम वाले क्षेत्रों में शामिल है। तो नेपाल से भी बहुत सारी नदियां आती हैं जो इस राज्य से आकर, मतलब नेपाल से निकलने के बाद गंगा नदी के साथ अपना मुहाना बनाती है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई सभी को। अब हमें क्या करना है यहां पर, अब हमें यह समझना होता है कि इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है उसको थोड़ा सा डिटेल से समझना होता है। क्योंकि इसका जो उद्गम वाला क्षेत्र है उसको 5 प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या बनते हैं, 5 प्रयाग बनते हैं। तो वो प्रयाग क्या होते हैं उनको समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो प्रयाग है, तो इस प्रयाग शब्द का मतलब होता है संगम। तो प्रयाग शब्द का मतलब यहां पर क्या होता है, संगम, और संगम का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। और ये पूरे के पूरे 5 प्रयाग हमें उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलते हैं। तो ये पांचों के पांचों प्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलते हैं। इसलिए प्रयागराज को या उत्तराखंड को प्रयागों की भूमि कहा जाता है। तो लैंड ऑफ प्रयाग किसको कहा जाता है, तो ये उत्तराखंड को लैंड ऑफ प्रयाग या प्रयागों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हमें ये समझना होता है कि ये आखिर 5 प्रयाग कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो इन 5 प्रयागों की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर एक स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, तो इसी के अंदर हम यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। तो इन 5 प्रयागों की अगर हम बात करेंगे, तो इन 5 प्रयागों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण धारा हमें मिलती है वो अलकनंदा, और इस साइड से जो सबसे महत्वपूर्ण धारा हमें मिलती है वो भागीरथी है। तो अलकनंदा और भागीरथी 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो आपस में मिलकर, तो ये कहां पर मिलती हैं, तो ये देव प्रयाग के अंदर दोनों मिलती हैं। तो ये दोनों धाराएं कहां पर मिलेंगी, देव प्रयाग के अंदर मिलेंगी। देव प्रयाग में मिलने के बाद ही इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें एक धारा मिलती है जिसको कहा जाता है अलकनंदा, और एक जो धारा है जिसको कहा जाता है भागीरथी। तो 2 धाराएं यहां पर दोस्तों याद रखनी है। एक जो मुख्य धारा है उसको अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी मुख्य धारा है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यही अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं देव प्रयाग में मिलने के बाद। इन दोनों नदियों के उद्गम की अगर हम बात करें, तो गंगा नदी का, जो अलकनंदा नदी का उद्गम है ये सतोपत हिमानी से होता है। तो सतोपत हिमानी, ये पूरे का पूरा सिस्टम उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा। और जो भागीरथी नदी का उद्गम है, तो भागीरथी नदी के उद्गम की बात करेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम यानी कि भागीरथी का उद्गम
और अलकनंदा से, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इसलिए गंगा की जो मुख्य धारा वो भागीरथी मानी जाती है। इसलिए भागीरथी नदी का उद्गम अलग गंगोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से है, तो हम गंगा नदी का उद्गम भी गंगोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ ही मानते हैं। अब इससे कुछ नदियां मिलती हैं। अब वो नदियां अलग अलग प्रकार के संगम बनाती हैं। जैसे इससे सबसे पहले एक नदी मिलेगी, तो ये नदी कहां पर मिलेगी, तो यहां पर एक संगम का निर्माण होगा। तो इस जगह पर जो संगम बनता है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहला जो संगम या पहला प्रयाग मिलेगा उसको दोस्तों क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। अब ये किस नदी का संगम है, तो ये विष्णु गंगा नदी का संगम है। तो यहाँ पर जो नदी मिलती है वो कौन सी है, विष्णु गंगा नदी। तो अलकनंदा, यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी है हमारी, अलकनंदा। तो अलकनंदा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद, विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा का निर्माण करती हैं। उसके बाद इस अलकनंदा से मिलने वाली जो उत्तराखंड से ही एक नदी आती है जो यहाँ पर मिलती है, ये जिस जगह पर मिलती है यहाँ पर दूसरा प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। तो दोस्तों दूसरा प्रयाग क्या याद रखेंगे, नंद प्रयाग। और जो नदी इसका निर्माण करती है उसको कहते हैं नंदाकिनी नदी। तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, नंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम सतोपथ से था, तो इसका उद्गम कहाँ से है, तो विष्णु गंगा का जो उद्गम होता है वो माना दर्रे से होता है। और यहाँ पर जो आपको नंदाकिनी नदी मिलती है, इसका जो उद्गम है वो त्रिशूल पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहाँ से होगा, त्रिशूल की जो पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम होगा। दो संगम मिल गए। तीसरा जो संगम, तो पहला संगम याद रखेंगे विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम है। दूसरा जो संगम है नंद प्रयाग जो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है। तीसरा उत्तराखंड के अंदर जो हमें संगम मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ पर अगला संगम, जिसको कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको, कर्ण प्रयाग। अब ये संगम किस नदी का है और ये नदी कहाँ से निकल कर आती है, तो विष्णु गंगा के बाद नंदाकिनी, और ये आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है। कहाँ से, पिंडारी जो हिमानी क्षेत्र है वहां से निकल कर आती है। अब इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है पिंडर नदी। तो इस नदी का नाम भी क्या है, पिंडर नदी। अब यहाँ पर 3 प्रयाग बन गए। इसके बाद चौथे प्रयाग की जब हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड से एक नदी इसमें आकर मिलती है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी। यहाँ पर जो नदी थी वो नंदाकिनी थी, यहाँ पर नदी है मंदाकिनी, जो कहाँ से निकल कर आती है, तो मंदाकिनी नदी चोराबारी ग्लेशियर से निकल कर आती है। कहाँ से, चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। तो इस प्रकार ये नदी अपना संगम बनाएगी। जिस जगह पर संगम बनाएगी उस संगम को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। तो इस प्रकार से ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं। और लास्ट प्रयाग मिलता हमारा देव प्रयाग। तो सबसे पहला जो प्रयाग मिलेगा हमें वो आपको मिलेगा यहाँ पर विष्णु प्रयाग। दूसरा जो मिलेगा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देव प्रयाग। और ये सारे के सारे प्रयाग आपको उत्तराखंड राज्य के अंदर मिलते हैं, इसलिए उत्तराखंड को प्रयागों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज और समझना है कि जो भागीरथी नदी है, इसी भागीरथी नदी के साथ एक नदी और मिलती है जिसको भिलांगना के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं भिलांगना नदी। तो भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है, एक भिलांगना नदी मिलती है। और इस भिलांगना नदी के संगम पर, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, उसी संगम पर भारत का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है जिसको टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टिहरी बांध मिलेगा जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में शामिल है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है, अलकनंदा, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन में भिलांगना भी दिया है, भागीरथी भी दिया है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, तो आप भागीरथी नदी को प्राथमिकता देंगे।
क्योंकि इसमें जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, भागीरथी है। तो आप किसको प्राथमिकता देंगे यहाँ पर, भागीरथी नदी को प्राथमिकता देंगे। तो यहां तक का पूरा सिस्टम आप लोगों को समझ में आया। तो ये 5 प्रयाग है। तो पहला प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग था जो अलकनंदा और धौली गंगा का है। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग है जो अलकनंदा नंदाकिनी का। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर। चौथा रुद्र प्रयाग जो अलकनंदा और मंदाकिनी का। और पांचवा प्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी का। ये जो ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है ये सब इनके उद्गम स्रोत मैंने साथ में लिखे हुए हैं। तो सारी नदियों के आप उद्गम स्रोत भी याद रख सकते हैं। अब यहां से देव प्रयाग के बाद हमारी मुख्य धारा स्टार्ट होती है गंगा नदी। तो अब यहां से हमें स्टार्ट करना है मुख्यतः गंगा नदी। तो यहां से हमारी मुख्यतः स्टार्ट होती है जिसको क्या कहते हैं, गंगा नदी। तो मुख्य धारा जो स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, हमारी गंगा नदी। अब सबसे पहले यहां पर क्या है, हमें गंगा नदी में जो सबसे इंपोर्टेंट पढ़ना है वो इसकी सहायक नदियों को समझना होता है। तो सबसे इंपोर्टेंट होता है इस नदी की सहायक नदियों को समझना, ट्रिब्यूटरीज को समझना। तो इस सहायक तंत्र को हम 2 तंत्र में डिवाइड करते हैं। एक तंत्र को कहा जाता है हिमालयन ट्रिब्यूटरी, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां। और कुछ को कहा जाता है पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी, यानी कि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां। तो गंगा नदी तंत्र में दोनों प्रकार की ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय से जो नदियां आकर निकलती हैं वो आपकी दोनों दिशाओं से आती हैं। तो कुछ नदियां दाएं तट से भी मिलेंगी, दायां तट मतलब हो जाएगा आपका राइट हैंड। और कुछ नदियां आपकी बाएं तट से भी मिलेंगी, तो बाएं तट का मतलब हो जाता है आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो कुछ नदियां दाएं तट से और कुछ नदियां किधर से मिलती हैं, बाएं तट से। तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज को हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, दायां तट और बायां तट। और पेनिनसुलर में जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं ये सारी की सारी दाएं तट से ही मिलेंगी। ये सारी ट्रिब्यूटरी क्या है, दाएं तट से ही मिलती है। अब इसमें अगर देखा जाए कि दाएं तट से जो मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है वो दोस्तों हमारी नदी है यमुना नदी। तो दाएं तट की सबसे बड़ी जो नदी मिलती है वो यमुना नदी मिलती है। और बाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें आपको मिलेगी रामगंगा नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पर मिलेगी आपको गोमती नदी। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगी घाघरा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद आपको मिलेगी दोस्तों गंडक। और गंडक के बाद ही आप यहीं पर लिख रहे हैं 5वां नंबर जिसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। तो इसके बाद मिलेगी बूढ़ी गंडक। 5वें नंबर पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नदी मिलती है जिसको कहते हैं कोसी। और कोसी के बाद मिलेगी आपको महानंदा। इस तरीके से आपको ये नदियों का एक सिस्टम याद रखना है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी, महानंदा। ये सारी की सारी नदियां बाएं तट से मिलेंगी और ये सारी की सारी नदियां गंगा के दाएं तट से मिलेंगी। यहां पर कुछ ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मिलने वाली जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिनमें आपको मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स ये गंगा नदी से दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक पॉइंट ऐड करना होगा कि जब हम चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियों की बात करते हैं ये सारी नदियां गंगा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती हैं। ये सारी नदियां पहले जाकर यमुना से मिलती हैं और फिर यमुना जाकर किससे है, गंगा नदी से मिलती है। तो ये आप ऐसा क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर ट्रिब्यूटरीज को हिमालयन और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। यहां से आपको लेफ्ट राइट भी याद हो जाएगा। और ये जो दोनों नदियां हैं ये डायरेक्टली गंगा की सहायक नदियां। ये दोनों नदियां किससे मिलती हैं, गंगा नदी से जाकर
मिलती है। तो इस तंत्र को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन सी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन दाएं तट से मिलती हैं, कौन बाएं तट से, कौन इसमें दाएं तट से मिलती हैं, कौन गंगा से और कौन यमुना से नदियां मिलती हैं। तो ये आपका पूरे का पूरा एक ट्रिब्यूटरी का सिस्टम होता है। इस ट्रिब्यूटरी को अगर एक सिंपल वे में देखा जाए तो सिंपल वे में देखेंगे तो सबसे प्रमुख जो नदी है वो हमारी गंगा नदी है। तो गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो गंगा से अगर डायरेक्ट मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे रामगंगा। तो डायरेक्ट मिलने वाली नदियों में जाएंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, चीजें वही हैं, पढ़ने का तरीका बदल जाता है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी नदियां आपको क्या हैं, गंगा नदी से मिलते हुए मिल जाएंगी। उसके बाद आपको दो नदियां और यहां पर ऐड कर लेनी है, टॉन्स और सोन नदी। अब यहां पर देखेंगे कि जो टॉन्स और सोन हैं ये दोनों नदियां राइट हैंड से मिलती हैं, बाकी की सारी नदियां आपकी लेफ्ट हैंड पर मिलती हैं। ये सारी लेफ्ट की नदियां हैं, इसमें से ये दो नदियां गंगा से राइट से मिलती हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे बड़ी नदी है गंगा की वो सहायक नदी मिलती है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। तो यमुना किस हैंड से मिलती है आप जानते ही हैं, तो यमुना भी राइट हैंड से मिलती है लेकिन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब यमुना से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो इसमें आप नीचे ही बना सकते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये डायरेक्टली जाकर यमुना नदी से मिल जाते हैं। फिर चंबल की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा के बाद आपको पार्वती नदी मिल जाएगी। तो शिप्रा, पार्वती, काली सिंध। तो शिप्रा, पार्वती, काली सिंध ये इससे मिलती हैं। बेतवा से जैसे एक नदी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर दसान, और उसी प्रकार घाघरा से दो नदियां मिलती हैं, एक नदी मिलती है राप्ती और एक नदी मिलती है जिसको शारदा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरे का पूरा आपका ट्रिब्यूटरी सिस्टम कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पढ़ने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैटर वही का वही रहेगा। अब इस सारे मैटर को हम यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी सिस्टम के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो इस सिस्टम के अंदर देखोगे तो यहाँ से पहले समझो, फिर मैं आगे आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ से देखेंगे तो गंगा नदी पहले ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर बिजनौर। ठीक है, उसके बाद कन्नौज। कन्नौज में ही इससे आकर कौन सी नदी मिलेगी, राम गंगा नदी। तो कन्नौज में कौन सी नदी मिलेगी आकर, राम गंगा नदी। पहली सहायक नदी जो यूपी में आकर मिलेगी कन्नौज के पास, मतलब हरिद्वार के बाद याद रखना यूपी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फतेहगढ़, कानपुर, उसके बाद फतेहगढ़, कानपुर, फिर फतेहपुर और फिर आएगा प्रयागराज। और प्रयागराज में कौन सी नदी आकर मिलेगी, वो है यमुना नदी। फिर ये मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर, गाजीपुर के पास में कोसी नदी मिलेगी। फिर ये छपरा बिहार में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाएगा, इससे घाघरा नदी मिलेगी। फिर पटना के पास में जाएंगे तो इससे सोन और हाजीपुर के बाद में टॉन्स नदी मिलेगी, और ऊपर से यहीं पर हाजीपुर के पास में दो नदियां मिलती है, एक टॉन्स और एक गंडक। फिर बीच में बूढ़ी गंडक। फिर कोसी नदी मिलेगी, इस नदी से जाकर जो भागलपुर के पास में मिलेगी। फिर महानंदा नदी है जो साहिबगंज के आगे जाकर मिलेगी। साहिबगंज याद रखना झारखंड में पड़ता है। फिर ये तीन भागों में डिवाइड होती है, हम पढ़ चुके। पहली शाखा हुगली, दूसरी शाखा मधुमती, तीसरी शाखा पद्मा। पद्मा से नदी मिलती है बराक, और इसको आगे जाकर क्या बोल दिया जाता है, लिखा हुआ वैसे यहाँ पर, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे का पूरा गंगा नदी का पैटर्न है। इसको मैं आपको फिर से दोबारा दिखाऊंगा, उससे पहले इसको अपन यहाँ पर बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे कि जो पूरे का पूरा ट्रिब्यूटरी सिस्टम है
इस पूरी ट्रिब्यूटरी सिस्टम में जो मुख्य धारा है वो हमारी दो नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों धाराएं जब मिल जाती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में, बिहार से थोड़ा सा झारखंड को टच करके वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से पहली जो नदी मिलती है वो अलकनंदा मिलेगी। तो यहाँ से मिलेगी अलकनंदा और इस साइड से मिलेगी भागीरथी, और ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसके बाद इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी जब यहाँ से निकलेगी, तो गंगा नदी जब यहाँ से निकलेगी तो पहले देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश मिल जाएगा, फिर हरिद्वार मिल जाएगा। इसके बाद ये नदी, तो पहले ऋषिकेश मिलेगा, फिर हरिद्वार मिलेगा। इसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाएगी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जब प्रवेश करेगी तो इससे पहली जो सहायक नदी मिलेगी वो उत्तराखंड से आएगी, और उत्तराखंड के बाद यूपी में जाकर मिल जाएगी। इस पहली नदी को कहा जाता है राम गंगा नदी। तो इससे मिलने वाली जो पहली हमारी दोस्तों ट्रिब्यूटरी होगी वो कौन सी नदी होगी? यहाँ पर राम गंगा नदी। तो पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है हमें रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद यूपी के अंदर ही एक छोटी सी नदी मिलती है, ये यूपी के मैदानी क्षेत्रों में ही आकर मिल जाती है, जिसको कहते हैं गोमती। तो पहले रामगंगा मिलेगी, रामगंगा के बाद मिलेगी गोमती नदी। तो रामगंगा गोमती। फिर उत्तराखंड के क्षेत्र से ही निकल कर आएगी घाघरा नदी, जो यूपी से बहते हुए बिहार में जाकर मिल जाएगी। तो गोमती के बाद जो मिलेगी वो है आपकी कौन सी नदी? घाघरा नदी। ठीक है, और ये सारी नदियां कहाँ से निकल कर आ रही हैं? उत्तराखंड से निकल कर आती है। तो यहाँ तक तो उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां हो गई, लेकिन यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखना। और यहाँ तक जो पॉइंट मिलता है ये बिहार का, यूपी का होगा, इसके बाद बिहार, और बिहार में जिस जगह पर ये नदी मिलती है उसको कहते हैं छपरा। किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के संगम को छपरा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इसी घाघरा से नेपाल की तरफ से एक नदी आती है जो इस घाघरा से आकर मिल जाती है, और इस नदी को नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में आ जाती, इसी नदी को शारदा मैया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इससे एक नदी और आकर मिल जाती है, इस नदी को कहा जाता है राप्ती। इससे मिलने वाली नदी कौन सी है? राप्ती। ये इस तरीके से आपका उत्तराखंड में घाघरा नदी का सिस्टम बनता है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा नदी के बाद जो मिलती है नदी वो नेपाल से निकल कर आती है, और नेपाल के बाद उत्तराखंड में आकर, बिहार में आकर मिल जाती है। तीन नदियां आती हैं जो बिहार में एक दूसरे के पैरेलल चलते हुए मिल जाती है। ये तीन नदियां यहाँ पर बिहार में मिलेंगी। इन नदियों को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है उसको तो कहते हैं गंडक। जो दूसरी नदी मिलती है उसको कहा जाता है बूढ़ी गंडक। वैसे बुरही गंडक बोला जाता है, लेकिन बुरी गंडक कह सकते हैं। और जो अगली नदी मिलती है उसको कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसको कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियों का तंत्र हुआ। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर एक नेपाल से निकलते हुए नदी मिलती है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये लास्ट नदी है इससे मिलने वाली, जिसको कहते हैं रामगंगा नदी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा जो सहायक नदियों का सिस्टम है, ये लेफ्ट का सिस्टम। ये सारी सहायक नदियां किधर से मिल रही हैं? लेफ्ट साइड से मिलती है, इसलिए इनको हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी कह सकते हो, लेफ्ट हैंड की नदियां कह सकते हैं। और ये सारी नदियां जो आती हैं ये नेपाल से निकल कर आती है। सारी नदियों का उद्गम नेपाल से होता है, इसलिए नेपाल को टैंक ऑफ गंगा या वाटर टैंक ऑफ गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी का वाटर टैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नदी रामगंगा के बाद जब हम बात करेंगे, तो रामगंगा के बाद ये नदी जब फरक्का बैराज में पहुंचती है, तो यहाँ पर एक बैराज मिलेगा
इसको कहा जाता है फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज के बाद अगर हम जाएंगे तो ये नदी दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। ये हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। तो इसमें जो पहली शाखा है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो शाखा है इसको यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी शाखा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे एक शाखा और डिवाइड होती है जो यहाँ बांग्लादेश में मिलेगी। इस शाखा को मधुमती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिलती है कौन सी मती, मधुमती। ये बांग्लादेश में मिलेगी, ये वेस्ट बंगाल में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा झारखंड है, झारखंड टच करता है साहिबगंज वाला बेल्ट। ये पूरे का पूरा आपका बिहार का बेल्ट है, ये यूपी का बेल्ट है, और ऊपर आपका उत्तराखंड ऑलरेडी हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये नदी यहाँ पहुंचेगी तो ये नदी अपना यहाँ पर मुहाना, इस नदी का भी मुहाना बनेगा। तो ये नदियां जब अपना यहाँ पर मुहाना बनाएंगी तो ये विश्व का सबसे बड़ा मुहाना बनता है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा भारत का ही नहीं बाकी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा माना जाता है। आप कहेंगे सर ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ गई, तो इसी तरफ से इसमें आकर एक नदी मिलती है जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी से आकर एक ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, तो आगे जाकर इसको पढ़ेंगे। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये यमुना और मेघना एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, उसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ से एक नदी आती है जिसको मेघना कहते हैं, मेघना नदी आकर मिल जाती है, या संयुक्त ज्वाइंट ट्रिब्यूटरी को मेघना कह सकते हैं। इससे पहले मणिपुर की तरफ से एक नदी इसमें और आपको ऐड करना है जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी बराक नदी। लगे हाथ ये भी समझ लेना कि जब ये नदी यहाँ पर झारखंड वाली स्टेट है तो झारखंड से एक ट्रिब्यूटरी इसमें आकर मिलती है, इस ट्रिब्यूटरी को कहा जाता है दामोदर नदी। तो इससे कौन सी नदी आकर मिलती है, दामोदर नदी आकर मिलती है। और इसी दामोदर नदी की एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं बराकर नदी। तो मैंने क्यों यहाँ पर बराक को लिखाया और बराक के साथ यहाँ पर बराकर लिखाया, तो बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है और बराक नदी यहाँ पर गंगा की या मेघना की सहायक नदी है। तो ये बराकर ये झारखंड स्टेट से आती हैं हुगली। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी और हुगली नदी गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है या गंगा की एक वितरिका। ये सहायक नदी नहीं, सहायक नदियां वो होती हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, और ये नदी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसके बाद अगर हम राइट हैंड पर आ जाएंगे तो राइट हैंड पर इससे एक नदी उत्तराखंड से आती है, और उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी में जाकर इस नदी से मिल जाती है। और यूपी में जिस स्थान पर मिलती है उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पुराना इलाहाबाद वाला अपना। तो ये प्रयागराज का क्षेत्र मिलता है। जब ये प्रयागराज में नदी मिलती है अब आगे समझे इसी। अब ये देखो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुनोत्री किस ग्लेशियर से निकल कर आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है। तो गंगा यमुना नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से हो रहा है, तो ये गंगा की हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। लेकिन किस हैंड पर मिल रही है हमें, राइट हैंड पर मिलती है, तो ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका यमुना नदी का सिस्टम। अब गंगा नदी से मिलने वाली अगली जो नदियां हैं वो दो नदियां मिलती हैं जो बिहार के अंदर मिलती हैं, जिनको टॉन्स और सोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो नदियां आपको याद रखनी बिहार के अंदर। एक नदी को कहा जाता है सोन नदी, एक नदी को कहा जाता है टॉन्स नदी। अभी इन नदियों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टॉन्स और सोन पर। ये नदियां हम मध्य प्रदेश वाले पार्ट में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं इन सारी नदियों को। तो ये नदियां कहाँ से निकल कर आती हैं, तो ये मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। तो ये तीन नदियां जो हैं यमुना, सोन और टॉन्स, ये गंगा की राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस साइड से अगर हम देखें तो गंगा नदी से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां उसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चार नदियां आपको यहाँ पर ऐड करनी। इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है,
ये नदियां हम मध्य प्रदेश के भूगोल में डिटेल से पढ़ेंगे। केवल नाम याद रख लो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना से मिलने वाली 4 सहायक नदियां हैं। और यहाँ पर चंबल से भी कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे आपको शिप्रा, पार्वती और काली सिंध करके नदियां मिल जाएंगी। तो अभी शायद इनको ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिप्रा नाम की नदी मिल जाएगी, पार्वती नाम की नदी मिल जाएगी और काली सिंध के नाम से नदी मिल जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश में डिटेल से पढ़ लेंगे, इनको ज्यादा तंत्र को नहीं जोड़ना है, बस इतना याद रखना है कि ये सब मध्य प्रदेश से आती हैं। अब मध्य प्रदेश भी गंगा नदी के अपवाह तंत्र का पार्ट है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स ये सब गंगा नदी सिस्टम का ही पार्ट है। क्लियर हो गया? लेकिन ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। यमुना नदी से एक नदी छोटी सी आकर मिलती है उत्तराखंड के अंदर, इस नदी को भी टॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो टॉन्स एक तो यमुना की सहायक नदी है और एक टॉन्स आपकी गंगा की सहायक नदी है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये गंगा नदी का सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, पूरे का पूरा अगर आप गंगा नदी का पूरा ड्रेनेज इस तरीके से, इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इसी पैटर्न को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पर देखें और इसकी जरूरत से ज्यादा, कहने का मतलब है कि 3 से 4 बार कम से कम आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने एक बार ये पैटर्न बनाना सीख लिया तो लाइफ में नदियों के टॉपिक में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर ये टॉपिक हम कैसे कंप्लीट करें। तो नदियों का टॉपिक कभी भी आपको दुखदाई नहीं होगा, कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। अब यहां पर एक चीज समझते हैं और कि गंगा नदी का जब पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाएगा तो अगर पश्चिम से स्टार्ट कर अगर हम इस दिशा में पूरब में बढ़ते हैं, तो पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पश्चिम की नदी कौन सी मानी जाएगी? तो सबसे पश्चिम की नदी याद रखना यहां पर आपको मिलेगी यमुना, कि यमुना नदी यहाँ पर गंगा नदी के पश्चिम में है और यहाँ पर गंगा नदी के दक्षिण में। उसके बाद जो नदी मिलेगी वो आपको गंगा, फिर रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये मैंने नाम गलत लिख दिया है, रामगंगा नहीं है, यहाँ पर हमें महानंदा शब्द यूज करना है। तो यहाँ पर जो नदी आएगी वो कौन सी होगी? आपकी महानंदा, क्योंकि रामगंगा ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो ये नदी कौन सी है? महानंदा। लिखते समय कंफ्यूजन हो गया था, गलत लिख दिया था। क्लियर हो गया? अब इस सिस्टम को एक अलग तरीके से मैंने आपको बोला था बताऊंगा, तो इस सिस्टम को आप इस तरीके से समझने की अगर प्रयास करेंगे तो इस सिस्टम पर भी आप देख सकते हैं पूरे का पूरा। तो यहां से क्या होगा, आपको जो शहर वगैरह हैं वो मैंने सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि गंगा नदी कहाँ से आ रही है। तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो अलकनंदा है। तो गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी यहाँ से जाएगी और इधर से मुख्य नदी भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, गंगा नदी का निर्माण करेंगी देवप्रयाग में। इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर से होते हुए कन्नौज में प्रवेश करेगी और कन्नौज में इससे जो नदी मिलेगी वो कौन सी है? रामगंगा नदी। कन्नौज के बाद फतेहगढ़, कानपुर, इसके बाद फतेहगढ़, कानपुर और फतेहपुर से होते हुए ये नदी प्रयागराज में मिलेगी और प्रयागराज में इससे नदी मिलेगी, वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। इसके बाद ये मिर्जापुर से होते हुए, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर में प्रवेश करेगी। गाजीपुर के पास नदी मिलेगी गोमती। उसके बाद बिहार के छपरा में, यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाएगा, छपरा में इससे नदी मिलेगी, वो कौन सी है? घाघरा। ठीक है, तो गोमती नदी छपरा से पहले मिलेगी और छपरा में जाकर मिलेगी घाघरा नदी। फिर पटना के अंदर मिलेगी सोन नदी। तो पटना में कौन सी नदी मिलेगी? सोन। फिर हाजीपुर से पहले मिल जाएगी इसमें टॉन्स नदी और हाजीपुर के बाद बिहार में मिलेगी गंडक नदी। गंडक के बाद फिर बिहार में जाएंगे तो कोसी नदी मिलेगी, बूढ़ी गंडक। फिर बिहार में जाएंगे तो कोसी नदी मिलेगी और उसके बाद ये साहिब, जो भागलपुर है ये झारखंड का पार्ट है, साहिबगंज। भागलपुर के बाद साहिबगंज जो मिलेगा ये झारखंड का पार्ट है और इसके बाद इससे एक नदी मिलेगी पश्चिम बंगाल में जिसको कहते हैं महानंदा। यहाँ से वेस्ट बंगाल का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के फरक्का बैराज में एक इससे शाखा डिवाइड होगी हुगली, एक शाखा डिवाइड होगी मधुमती और एक शाखा डिवाइड होगी पद्मा, जिसको बाद में मेघना के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी से मिलेगी दामोदर नदी, अजय नदी
और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर इससे मिलेगी उसको जमुना के नाम से जानता है। यहीं पर आपको बराक नदी और इसकी सहायक नदी जिसका नाम क्या था, बराकर नदी। तो ये प्रायद्वीपीय पठार से सोन और टोंस नदियां मिलेंगी। इस साइड आप जाएंगे तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, जो इटावा से होते हुए गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाएगी। इसी से एक नदी आकर मिलेगी इटावा के पास जिसको कहा जाता है चंबल नदी। फिर दूसरी नदी मिलेगी सिंध, सिंध के बाद बेतवा और बेतवा के बाद केन। ये सब स्थल आपको मध्य प्रदेश जब पढ़ाया जाएगा उस समय डिटेल से बता दिए जाएंगे कौन कौन से स्थल बने हुए। फिर इसकी एक सहायक नदी है बनास, सिंध, काली सिंध, ठीक है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती वगैरह। ऊपर का सिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा मिलती है तो पहला प्रयाग बनाती है, फिर नंदाकिनी मिलकर दूसरा प्रयाग बनाती है, पिंडर मिलकर तीसरा प्रयाग बनाती है, मंदाकिनी मिलकर चौथा प्रयाग बनाती है। तो ये 5 प्रयागों में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग और लास्ट जो मिलता है यहाँ पर वो देव प्रयाग। ये सिस्टम आप एक बार समझ सकते हैं, इससे सारे आपको शहर वगैरह कौन सी नदी कहाँ पर मिले इस पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब जो बचती हैं वो केवल आपकी फैक्चुअल चीजें मिलती हैं। फैक्चुअल चीजें यानी कि इन नदियों को हम फैक्ट में कैसे याद रख सकते हैं। तो फैक्ट में याद रखने के लिए पहले कुछ फैक्चुअल चीजों को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और मोहाना कहाँ पर होगा, बंगाल की खाड़ी में होगा। ऐसे ही गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होता है। सहायक नदी हम जानते ही हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। इसमें यमुना से टोंस, ये जो है ये उत्तराखंड वाली टोंस है, याद रखें। और मोहाना प्रयागराज में गंगा नदी से होता है। इसके बाद अगर हम सोन नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो सोन नदी को मध्य प्रदेश में पढ़ लेंगे। ये आपका जो सोन नदी है ये अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकल कर आती है और ये जाकर गंगा नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है, इसलिए ज्यादा लिखा नहीं है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, सहायक नदी है बराकर, और हुगली नदी से जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी, बाकी जरूरत नहीं पड़ती इनकी अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद रामगंगा नदी थी जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, ये एकमात्र नदी है जो मैदान में बहती है। घाघरा तिब्बत से निकल कर आती है, ठीक है, उत्तराखंड भी कई बार इसका सोर्स मिलता है। गंडक नेपाल से निकल कर आती है, कोसी भी नेपाल से निकलेगी, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है जिसको काली नदी भी कहा जाता है। और एक रूप नारायण और याद रखना, ये नई नदी है, झारखंड में नदी मिलेगी और ये हुगली की एक सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी याद रखना सरयू, शारदा और राप्ती। बाकी संगम आप सभी नदियों के जानते हैं कि कौन सी नदी किससे जाकर मिलती है। तो इस तरीके से ये गंगा नदी का तंत्र है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लेना एक बार। बाकी फैक्चुअल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो फैक्चुअल चीजों की कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके बाद एक छोटा सा तंत्र हमें पढ़ना है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ये बिल्कुल छोटा सा तंत्र है, इसको हम, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट क्लास पॉसिबल नहीं होती है, हम इसको यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस नदी के उद्गम की बात की जाती है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो ये तिब्बत के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। और तिब्बत में कहाँ से होता है, जहाँ से मानसरोवर झील और राकसताल झील यहाँ पर मिलती हैं। और यहीं से आपकी 2 नदियां ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, तो एक नदी इंडस निकल कर जाती है और दूसरी नदी सतलुज निकल कर जाती है। और इसी के भाग से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत वही है जो इंडस और सतलुज का है, मानसरोवर झील। जब यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो याद रखना, इसको ब्रह्मपुत्र तो यहाँ कहा ही नहीं जाता है, तो इस नदी को यहाँ पर रियल में ब्रह्मपुत्र बोलते ही नहीं है। तो तिब्बत में जब इस नदी का उद्गम क्षेत्र हम पढ़ते हैं, तिब्बत में जब ये नदी निकलती है तो ये सांगपो के नाम से या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता। तो इस नदी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता। तो ये किस नाम से जानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है,
दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या तिब्बत में या चीन में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत वाला बेल्ट चीन में है। अब यहां से जब ये सांगपो नदी आगे बढ़ेगी, तो सांगपो नदी यहां से आगे बढ़ेगी तो हिमालय के साथ बैंड बनाते हुए ये इस तरीके से एक यू टर्न लेगी उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर एक हिमालय के सिंटेक्सियल बैंड से टकराकर ये एक यू टर्न बनाती हैं और अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, तो उत्तराखंड में तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जब ये नदी उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसी दिहांग नदी से आकर इससे दो ट्रिब्यूटरीज एक साथ ज्वाइन करती हैं। इन ट्रिब्यूटरीज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो एक ट्रिब्यूटरी है इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है और एक जो ट्रिब्यूटरी है इसको लोहित के नाम से जाना जाता है। तो दिबांग और लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इस नदी को उल्टा डेल्टा भी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टा डेल्टा बनाती हुई प्रतीत होती है। उल्टा डेल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी का डायरेक्शन ये है और अगर मैं इसको यहां से इरेज कर दूं तो अब आपको लगेगा कि ये नदी का पानी आ नहीं रहा है बल्कि इस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक ही कॉन्फ्लुएंस पर तीन नदियां हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां से जाती है और इसी नदी पर यहां पर लोहित नदी पर ही एक पुल बनाया गया है जो सबसे बड़े पुलों में शामिल है, ढोला सादिया। तो ढोला सादिया इसी नदी पर बनाया गया एक पुल है जिसको भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से अगर हम आगे देखें तो ये नदी अरुणाचल प्रदेश में के बाद ये नदी असम राज्य में प्रवेश करेगी। लेकिन जब असम राज्य में ये नदी प्रवेश करती है तो असम में एक जगह मिलेगी सादिया। तो असम में इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सादिया से। और सादिया के बाद इसमें एक जगह मिलेगी जिसको कहते हैं धुबरी, धुबरी भी बोल देते हैं। तो सादिया से लेकर धुबरी तक की जो बेल्ट है, ये पूरे का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का बेल्ट मिलता है, इसी बेल्ट को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो रियल में ब्रह्मपुत्र का नाम जो ब्रह्मपुत्र है वो सादिया से धुबरी पट्टी तक यानी कि असम राज्य के अंदर मिलता है। फिर इसी असम राज्य में इससे कुछ नदियां मिलती हैं, तो उन नदियों को आपको बताना होगा कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पर ऐड होती हैं। इसमें एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं धनसेरी और एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है सुबनसेरी। तो धनसेरी और सुबनसेरी नदियां एक दूसरे को यहाँ पर ज्वाइन करती हैं। उसके बाद इससे एक नदी मिलती है मानस और फिर मिलती है आमो, और इस साइड से एक नदी मिलती है जिसको कापली या कोपली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कोपली नदी मिलती है, यहाँ पर आपको मानस नदी मिलेगी और यहाँ पर आपको आमो नदी मिलेगी। इसके बाद ये नदी इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, इस दिशा में प्रवाहित होते हुए ये नदी यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इससे एक सहायक नदी आकर मिलती जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी। तो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर आती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में तीस्ता नदी के मिलने के बाद ही इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जमुना नदी आगे जाकर ये गंगा नदी यानी कि पद्मा नदी को ज्वाइन कर लेती है। यहां से कौन सी नदी मिलेगी हमें? यहां से नदी आएगी गंगा नदी। तो यहां पर तो जो गंगा है उसी गंगा को बांग्लादेश में गंगा नहीं कहते, यहां पर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये मैं बता चुका था, जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाएंगी उसके बाद ये अपना एक कॉन्फ्लुएंस बनाएंगी और बाद में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर मेघना से यहाँ से एक नदी मिलेगी जिसको बराक के नाम से जाना जाता है। फिर ये तंत्र वही है जो तंत्र हमने अभी यहाँ पर गंगा नदी के अंदर बनाया था, ये सारे का सारा वही तंत्र आपको यहाँ पर रिपीटेट होता है। ये पूरे का पूरा वही तंत्र यहाँ पर रिपीट होता है। ये कहानी होती है दोस्तों हमारी
ब्रह्मपुत्र नदी की। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जो द्वीप है वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलता है, जिसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर हमें मिलता है। तो इसका नाम मिला, एक सांगपो, एक मिला देहांग, एक मिला ब्रह्मपुत्र और एक मिला यहाँ पर जमुना। तो अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा यमुना नदी तंत्र को पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद तो हमारा हिमालय का तंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का तंत्र होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।